आपको बैलेंस लग रहा है? दोनों कंधे बिल्कुल बैलेंस है। देखो बैलेंस का मतलब एक ऊपर तो नहीं है, एक नीचे तो नहीं है, या फिर आपको बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। वो अपने हिसाब से वो बिल्कुल सीधी खड़ी है। ये ऊपर है, ये नीचे है। दूसरा सवाल, यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई को देखो, सही। फिर इसकी लंबाई को कंपेयर करें इसकी लंबाई से, बिल्कुल बराबर लग रही है। ये लंबी है, ये छोटी है, सही। शुक्रिया। आज कोई और आना चाहेगा? यही करेंगे। अगर आप ये एक चीज समझ गए, आप ये मेरा पूरा लेक्चर समझ जाओगे, आप इतने बड़े बड़े काम कर सकोगे, जबकि आप डॉक्टर भी नहीं होगे, आप सर्जन भी नहीं होगे। इंशाल्लाह मैं आपको ये सीखूंगा। बच्चे इसको थोड़ा आगे आपको कंधा नजर आ रहा है? हाँ कंधा। अपने हिसाब से बिल्कुल सीधी खड़े हो जाए। चलिए वही सवाल, इसको देखें, इसको देखिए, उसके साथ बैलेंस लग रहा है। आगे देखिए, ये भी वही है, ये ऊपर है, वो नीचे। दूसरा सवाल इसी का, यहां से लेके यहां तक की लंबाई को देखें, उसको उससे कंपेयर करें। वही है, बिल्कुल वही है। ये लंबा है, वहां पे छोटा है, सही। इसको कोई भी बच्चा ये लफ्ज सुना हुआ है? सुने? कोई भी मतलब बता दे। पहले इसको पढ़ दे जोर से। पोस्चर लफ्ज सुना हुआ है? इसका कोई भी मतलब बता दे, चॉकलेट खिलाओ। कोई भी? ओके। पोस्चर का मतलब ये है कि मेरा जिस्म अपने आप को बैलेंस कैसे करता है। आपने देखा दो बच्चे आपके सामने खड़ी हुई, दोनों का ये ऊपर था, ये नीचे था, इसकी लंबाई कम थी, इसकी लंबी थी, सही। तो इसका मतलब ये है कि इनका पोस्चर जो है, जिस्म का बैलेंस सही नहीं था उस टाइम। उनको लग रहा था, लेकिन हम सब ने देखा कि वो बैलेंस नहीं है, सही। अब पोस्चर किन चीजों की मदद से सही होता है? ये सारी चीजों की अगर ताकत पूरी होगी, उसके वजन, कद, उम्र के हिसाब से उस इंसान का, तो फिर मतलब ये कि उसका जिस्म का पूरा बैलेंस अपनी जगह पर होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी कमजोर हुई, उसका उसके पूरे जिस्म के बैलेंस पे उसका असर पड़ेगा, सही। सवाल आपसे, हरकत, मूवमेंट कौन करता है? ये हरकत हो रही है ना, ये हरकत हो रही है, आप चल रहे, हरकत हो रही है, सही। हरकत कौन करता है इनमें से? अच्छा वो मैंने नहीं कहा कि चॉकलेट खिला इतनी खिलानी पड़ेगी। शाम, बहुत अच्छा। मसल्स है ना, आप खींच सकते हैं, छोड़ेंगे वापस आ जाएगी, उसमें इलास्टिसिटी है। हड्डी तो इसकी तरह, इसमें लचक नहीं होती है, आप करेंगे टूट जाएगी, लचक नहीं होगी। जॉइंट है, मेरे इख्तियार में मैं इसको हरकत दूं या ना दूं, लिगामेंट्स वगैरह नहीं। मसल्स में अगर कहीं पे कोई टाइटनेस होगी, कहीं पे अगर कोई ढीली ढाली पिलपिला होगा, तो फिर ये कि उसका उस जिस्म का हिस्सा, वहां पे उसका साइज छोटा होगा। बिल्कुल उसी तरह के जैसे दोनों बच्चियों का ये यहाँ पे इसकी लंबाई कम थी, यहाँ पे लंबी थी। इसका मतलब ये है कि उनके इस जगह का ये जो जहाँ पे जोड़ पट्टे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक पट्टा वहाँ पे सुखड़ा हुआ है। एक चीज जब सुकड़ती है तो जाहिर बात है उसका साइज छोटा होता है। ये जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जोड़ है, ठीक। इस जोड़ को बनाने के लिए मसल्स यहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं। 4 अलग जगहों से 8 मसल्स मिलके एक जोड़ बनाती हैं। अगर इन 8 मसल्स में से अगर एक भी कोई कमजोर हुई, तो फिर ये कि वो आपके वो जिस्म का हिस्सा, ये वाला जोड़ छोटा हो जाएगा, सही।
ओके, दूसरा सवाल, दिल की एग्जैक्ट मुझे पोजीशन बताए, वो किस तरह पड़ा होता है दिल? पोजीशन कैसी है? बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल वर्टिकल है, या थोड़ा ऑब्लिक होता है? सही, शाबाश। इस हड्डी के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे होता है, सही। देखिए ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता, थोड़ा ऑब्लिक है। अब दूसरा ये है कि ये जानना जरूरी है, जो नीचे का बॉर्डर है ये थोड़ा सुपरफिशियल होता है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ऊपर का बॉर्डर थोड़ा डीप होता है अंदर। अब आपकी अगर गर्दन और आपके कंधे अगर बिल्कुल सही है, आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप बैठ के काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, कोई भी और काम कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन कुदरत ने जो ऐसी बनाई है, उसके अंदर उसकी मसल्स में लगता हुआ खून दाखिल होता है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन आपकी गर्दन की और कंधों की अगर गलत होगी, तो फिर ये कि वो पोजीशन भी दिल की भी वो अपनी जगह से हिल जाती है, आपके दिल में खून उसके साथ लगता हुआ दाखिल नहीं होगा, खून उसमें गिरना शुरू हो जाता है। दिल के कितने खाने हैं? सही। सबसे ताकतवर खाना चेंबर कौन सा है? शाबाश। वेंट्रिकल कौन सी बनी? राइट, लेफ्ट? लेफ्ट सही। शॉर्ट में एलबी हम समझ रहे हैं, सही। एलबी का साइज उसकी ताकत पूरे दिल की ताकत का कितना संभालती है, ये अकेली चेंबर। पूरे दिल की अगर 100% ताकत है, 100% उसका पूरा एरिया है, ये अकेला, आपने कहा कि ये सबसे बड़ा है, तो पूरे दिल की 100% ताकत का ये अकेला कितनी ताकत संभालता है? सही, सही, शाबाश। अराउंड 65 to 70% ताकत इस एक अकेले चेंबर में होती है, और इसका साइज इतना बड़ा है कि पूरे दिल का साइज का अकेला इसका साइज 60 to 70%। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा खून इसी चेंबर में जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, उसकी साइज के हिसाब से उसमें कुदरत ने फैसला किया कि उसमें इतना खून जाएगा। लेकिन अगर आपका काम करते हुए अगर आपकी पोजीशन आपकी खड़े होने की, बैठने की, चलने की गलत होगी, इसी में खून गिरना शुरू हो जाता है, और ये कि कुछ साल के बाद इसकी ताकत इतनी कमजोर हो जाती है। ऑफ कोर्स जब इसकी अंदर की मसल्स कमजोर हो जाएंगी, तो दिल की 70% ताकत तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ उस इंसान के साथ वो सारी अलामतें आनी शुरू हो जाएंगी जो दिल की बीमारी की है। आज मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि अगर आपने ये एक लेक्चर अगर आपने समझ, बेहतर हो जाता कि अगर ये चल लेता, मैं कोशिश करता हूँ कि ओरली आपको, अगर आपने ये एक अकेला ये लेक्चर समझ लिया, जितनी किस्म की दिल की बीमारियां, जितनी किस्म की सर्कुलेटरी सिस्टम की बीमारियां, खून की गर्दिश के निज़ाम की, जितनी किस्म की सांस की बीमारियां, पट्ठों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, ये 6 कैटेगरीज की बीमारियों को अगर हम सम करें, तो मेरा ख्याल है कोई 300 से 400 किस्म की बीमारियां बनती हैं। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, दिल की बीमारियां, सांस की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, इसमें डायबिटीज भी इंक्लूड कर लें, इसमें हाई ब्लड प्रेशर भी इंक्लूड कर लें, जोड़ों की दर्द, पट्ठों के दर्द, इस तरह की सब तकलीफें, ये एक लेक्चर अगर आपने समझ लिया, आप एक दिल की बीमारी के मरीज को ठीक कर सकते हैं, जबकि आप डॉक्टर भी नहीं। अगर वो आपका फैमिली मेंबर है, कोई रिलेटिव है, कोई भी वाकिफकार है, आप उसको वो चीज़ सिखाएंगे, आप उसकी तकलीफ में कमी लेकर आ सकते हैं। वो दिल का मरीज होगा, वो दवाई के लिए बगैर वो ठीक हो सकता है। सही, ओके। अभी कोई मुझे ये बता दे, सांस के पट्टे कहाँ कहाँ होते हैं? रेस्पिरेटरी मसल्स, सांस के पट्टे, आप मतलब किसको ये लगता है कि ये सांस का आ रहा है एक निज़ाम, तो मतलब सांस का बस यहीं पर है? रेस्पिरेटरी मसल्स यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आते हैं, यहाँ से शुरू होके साइड से हिप तक आते हैं,
पीछे से शुरू होकर हिप तक आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान, आपकी उम्र की लड़की है, आपसे बड़ी उम्र की लड़की, औरत है, किसी भी उम्र की, अगर उसको बहुत शिद्दत का लो बैक पेन, निचली कमर के दर्द का पेन अगर उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको लग रहा है कि उसकी कमर का दर्द है, कमर का मसला चूंकि वो वहाँ पे लोकलाइज्ड है, तो अगर मेरे जैसा कोई कंसल्टेंट होगा जो पट्ठों का माहिर और पट्ठों की बीमारियां और मतलब ये कि रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी में अगर वो थोड़ा कुछ समझता है, मैं डायग्नोस करूंगा और मेरा असेसमेंट बता देगा कि ठीक है वो वहाँ पे पेन है, उसे कमर के हिस्से में, कमर में लोकलाइज्ड है, लेकिन वो कमर का मसला नहीं है, वो उसके सांस का मसला है। आपको अगर लगता है कि ये पिंपल वगैरह हो रहे हैं, ये एक्नी वगैरह, तो ये स्किन का मसला है। बच्चों, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए। लेकिन पाकिस्तान में तो यही हो रहा है कि दाने वगैरह आ गए, ये एक्नी पिंपल वगैरह कहीं पर भी है। अगर ज़्यादातर लड़कियां बेचारी ज़रा बहुत कॉन्फिडेंस गिर जाता है और बड़ी परेशान हो जाती हैं कि एक्नी वगैरह, ये पिंपल, सब भागती हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास। सादे से सवाल का जवाब दे दो, फिर ठीक क्यों नहीं है। ओके, मेरी प्रेजेंटेशन असल टॉपिक ये है कि हाउ एन ओवरलुक रिस्क फैक्टर ब्रैकेट में पुअर पोस्चर, प्लीज, मतलब ओवरलुक्ड रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि वो खतरा है, लेकिन ये कि मेडिकल कम्युनिटी को भी नहीं पता ज़्यादातर, मैं नहीं कह रहा 100%। अब मिसाल के तौर पे ये जो मसला है ये आपके पूरे जिस्मानी तकलीफ और जोड़ों में, पट्टों में, और यहाँ क्या हो रहा है, अब एक स्किन का स्पेशलिस्ट हो, उसको इसके बारे में नहीं पता क्योंकि उसका एरिया नहीं है। सिंपल सी बात है। दो ओवरऑल रिस्क फैक्टर, पुअर पोस्चर, मतलब ये कि जो पोस्चर हमारा सही नहीं है तो वो हमारे पूरे जिस्म के हर लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस को चैलेंज कैसे करता है। मतलब परफॉर्मेंस को, मतलब मेरी परफॉर्मेंस है कि मैं तेज भागूं, मेरी परफॉर्मेंस है कि मैं हाथ पूरा ऐसे घुमाऊं, लेकिन अगर घुमाते हुए मुझे अगर दर्द हो रहा है, घुमाते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे टक टक आवाज़ वगैरह आ रही है, तो इसका मतलब ये कि उसकी जो पूरी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, तो उसमें कमी आ रही है ना। तो मतलब फिर ये कि उसका हल क्या है। अब सॉरी प्लीज़, थोड़ा माफ़ करना, थोड़ी मुश्किल होगी। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने आपसे सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मेरी चॉकलेट बच रही है, हर चीज़ का मैं सवाल नहीं दे रहा। मसल्स वगैरह ये सारी बात थोड़ी अच्छा रिकॉल हो जाए कि ये सारी चीज़ें अपना काम करेंगी तो हमारा पोस्चर सही होगा। लेकिन बहुत से लोग ये बातें नहीं जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स वगैरह पूरे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट है, नर्वस सिस्टम का मतलब मैं अभी सारी हिस्सों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारी हिस्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर उस हिस्स का किसी मसल के साथ कोई रिलेशन हुआ, अगर वो वाली मसल कमज़ोर हुई या टाइट हुई, कुछ भी है, तो इसका मतलब फिर ये है कि उसकी हिस्स के ऊपर उसका असर पड़ेगा। मैं आपको साबित कर सकता हूँ दलील से कि मिसाल के तौर पे अगर किसी की ये वाला पट्टा टाइट है, अकड़ा हुआ है, मतलब यहाँ हाथ लगाने से पता चल जाएगा कि भाई बहुत टाइट हुआ है, तो इसका ताल्लुक इसके साथ होता है, सुनने के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये वाला पट्टा टाइट है, वो अपनी नॉर्मल टोन पे नहीं है, वो आपके इस सेंस को भी कमज़ोर कर देगा। कोई इंसान, अब इसका नुकसान क्या होगा, कोई टीचर कुछ लेक्चर दे रही है, वो कुछ समझाना चाह रही है, उसका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा, आप कुछ और समझ जाओगे। मैंने बहुत मर्तबा देखा है लोगों को लड़ाई करते हुए कि ये आदमी कहता है कि वो लड़ रहा है, उससे नाराज है, दोस्त है, भाई है, वो जो भी है, तुमने ये कहा था, और वो गुस्सा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है। अगला ये कह रहा है भाई मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, लेकिन अगला मानता नहीं है, नहीं तुमने ये कहा था और ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और दोनों लड़ रहे हैं। क्यों? वाकई में वो सच कह रहा है जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने ये कहा था, वो कह रहा है भाई मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, लेकिन इस इंसान का ये सुनना कमज़ोर हो गया, उसने उसके बात को कुछ और समझा और वो कुछ और मान लिया, और अभी दोनों झगड़ रहे हैं। देखो उसका असर कहाँ चला गया। अब ये नुकसान की लिस्ट है जो मैं आपको, एक अभी नुकसान मैंने आपको बताना चाहा
कि मतलब ये कि हमारे दिल की ताकत कमज़ोर हो जाती है। ये सबसे पहला पॉइंट ऊपर आप देखें। सिंपल एक सिनेरियो, कॉमन सिनेरियो, एक इंसान लैपटॉप पे बैठा हुआ है और वो अपना स्टडी कर रहा है, वो अपना ऑफिस का काम कर रहा है और वो गलत पोस्चर है। सही क्या है आपको मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा। एक थोड़ा सा सब तरफ करके दिखा दे। हाँ सही, सबको नजर आ रहा है बेटे, पोस्टर देख लीजिए। सिनेरियो क्लास में भी आपको डांट पड़ती रहती है ना कि लेटे मत डेस्क पे। हाँ, ये वही वाला मामला आप है। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई भी अपना मतलब ये कि कुछ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, सब तरफ सिंपल। देख लीजिए जरा गौर से। तो आप फिर लोगों को मतलब जो ये होता है कि ना, क्लास उसका में बताया जाता है नुकसान, ना कि ऐसे ना बैठे, डेस्क पे ना लेटे, सीधे बैठे, कमर सीधी रखे। हम सर भी बता रहे, देख लीजिए। सही। दूसरा नुकसान आप देखें, इस पे मैं चॉकलेट दूंगा। प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल का नाम बता दें और कहां पर है। मेरी चॉकलेट बच रही जल्दी। प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल का नाम बताएं। मैंने आपको बताया कि मसल्स तो बहुत है, कहां कहां पर है। प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल का नाम बता दें और कहां पर है। नाम भी सुना, कोई बात नहीं, सुना, ओके ग्रेट। डायफ्राम मसल, ये हड्डी जहाँ खत्म हो रही होती है ये यहाँ पर है। ये इस जगह को इस जगह से अलग रखती है, जुदा रखती है। अब आप ये देखो कि ये पोस्चर क्या कर रहा है कि ऐसे झुक के बस एक इंसान बैठा हुआ अपना लिखने का पढ़ने का वो काम कर रहा है। आप वाकई में अभी प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। आप ऐसे झुक के अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहो, 10 सेकंड नहीं गुजरेंगे आपको यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये मसल यहाँ पे आपका बिल्कुल पोस्चर सीधा होना चाहिए। अगर ऐसे ढीले होके चलेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे, कुछ काम करेंगे, लेटेंगे, तो ये मसल ऊपर नीचे दोनों लेवल से आके वो दब जाती है। तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल है, मतलब ये कि ये इसका काम भी 65 to 70% इसका अकेले का काम है कि आपकी सांस की ताकत को कितनी ताकत देना। लेकिन जब वो दब जाएगी तो फिर ये कि आपकी सांस की ताकत 65 to 70% आप समझ रहे कि ये माइनस कर दें, कितनी कम हो जाएगी, 25 to 30% पे आपकी सांस की ताकत चल रही है। तो जाहिर सी बात है, चलिए बताएं मुझे किस किस के हाथ पांव सुन होते हैं। ठीक है, किस किस के हाथ पांव ठंडे होते हैं।